विश्वास आप सभी का नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ राजकोट से उमेश कुमार क्यादा जी उपस्थित हैं। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम जानना चाहेंगे कि हर आर्टिस्ट का जैसा एक उमेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहेंगे नमस्कार सर, आपका जन्म स्थान कहाँ है? आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई? सर, मेरा जन्म स्थल एक गिर के छोटे से विलेज जो जूनागढ़ जिला पहला हुआ करता था, अब गिर सोमनाथ में है, उसमें तालाला गिर, उसका एक लास्ट विलेज विठलपुर गिर में मेरा जन्म हुआ है। जी। मेरी स्कूलिंग के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं 7th स्टैंडर्ड तक 6 अलग अलग स्कूल में पढ़ा। मिस एक ओह! साल एक ही स्कूल में पढ़ा, दूसरा ओके, साल दूसरी स्कूल में, तीसरा साल तीसरी स्कूल में। जी, क्योंकि मेरा गांव 1000 की बस्ती, 1000 बस्ती वाला गांव था, छोटा सा गांव, जी, जिसमें लास्ट चौथी कक्षा तक लास्ट कक्षा थी। ओके, ले, लेकिन जो मुझे इस पूरा जो नैसर्गिक सौंदर्य का एक्सपीरियंस जो छोटे छोटे गांव में हुआ, जी, वो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि ओके, हम लोग स्कूलिंग के टाइम में आसपास में फॉरेस्ट था, नदियां जी, थी, तो कभी कभार बीच में रिसेस में या तो पानी पीने का बहाना निकाल के या तो और कोई बहाना निकाल के हम नदी में चले जाते थे नहाने के ओके, लिए। कभी कभार फॉरेस्ट में घूमने के लिए भी चले जाते थे। जी, तो अच्छा हमारा स्कूलिंग 7th स्टैंडर्ड तक तो 7वीं कक्षा तक तो छोटे छोटे गांव में एक दूसरे गांव में हुआ। ओके, बाद में मैं गुरुकुल में आया, स्वामीनारायण गुरुकुल जूनागढ़, जहां मैंने क्या 10वीं 12वीं कक्षा तक मैं वहां पढ़ा। जी, और उसके बाद मैं विद्यानगर फाइन आर्ट्स कॉलेज, कला केंद्र कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, अभी जो इफ्को वाला संतराम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स वल्लभ विद्यानगर बोला जाता है, जी, जी, जिसमें जब मैं मुझे जब फाइन आर्ट्स के बारे में सुनने मिला, हाँ, तो हमारे गांव में एक संत आए थे जो बहुत एजुकेटेड थे, लेकिन वो शिव पुराण पढ़ते थे। तो उसी ओके, टाइम पे मैंने कुछ जो शिव पुराण के लिए जो कुछ पोस्टर बनाने होते थे, तो गांव गांव में जाके मैंने जी, कुछ अपने राइटिंग से पोस्टर बनाए और कोई पेंटिंग किए, कहीं रंगोलियां की। तो ओके, वो संत प्रभावित हुए और उसने मेरे पापा को बोला कि ये बच्चे को आप फाइन आर्ट्स कॉलेज में रखिए। ओके, वैसे मैं इंस्पायर मेरे पापा से हुआ। मेरा पापा भी अच्छा आर्ट करते थे, गांव में छोटे मोटे प्रसंग होता हुआ करते थे, तब वो कोई न कोई रंगोली वगैरह, डेकोरेशन बनाते थे। वगैरह, उसका राइटिंग भी बहुत अच्छा था। तो ओके, मैं उससे इंस्पायर होके ड्राइंग करता रहता था। मेरे पापा को छोटी सी दुकान थी, और वैसे मैं खेडूत परिवार में जन्मा, खेती थी। ओके, दादा दादा चाहते थे कि मैं खेती करूं, या तो हमारे गांव में उसी टाइम पे सब लोग, जो हमारे जो खेडूत परिवार में, पटेल परिवार में से हूँ, तो जी, सारे लोग डायमंड इंडस्ट्रीज में सूरत में बहुत बच्चों को भेज देते थे, क्योंकि कमाने के लिए। तो ओके, मेरे दादा भी चाहते थे कि मैं डायमंड में चला जाऊं और पापा को कुछ हेल्प करूं। हाँ, परिवार हाँ, थोड़ा बड़ा था, जॉइंट फैमिली था। जी, तो जब मैं मेरी स्कूलिंग खत्म हुई, तो यही फाइनल था कि मैं डायमंड में जाऊं, या तो खेती संभालूं या पापा की जो छोटी सी दुकान थी उसमें मैं मदद करूं। लेकिन मैं उसी जी, टाइम पे भी जो बीड़ी के पेपर आते थे, पेपर प्लेन पेपर, उसमें ड्राइंग करता था। कोई जगह पे जो पस्तियां आती थी, कागज जो हुँ, छापा, हुँ, उसमें कोई
खुली जगह मिलती थी उसमें ड्राइंग किया करता था। जी। जब मुझे फाइन आर्ट्स में भेजा गया तो पापा साथ में आए, लेकिन उसमें कोर्स कैसे होता है क्या होता है वो कुछ समझ में नहीं पता था। नहीं था। तो विद्यानगर में? गए विद्यानगर में। जी। तो फाइन आर्ट्स में जैसे गए तो हमें समझा गया कि 2 साल का कोर्स है, एटीडी आर्ट टीचर डिप्लोमा। जी। जी। फिर 3 साल 5 साल के जो कोर्सेज थे, पेंटिंग, स्टिल एंड अप्लाइड आर्ट। ओके। तो मैंने सोचा कि ये 2 साल का तो 2 साल में खत्म हो जाएगा, उसमें क्या सीखूंगा, करना है सही तो बात। 5 साल का करूँ। अब जी। 5 साल में पापा ने बोला था, इकोनॉमिकल स्थिति थोड़ी बराबर नहीं थी, तो पापा ने ऐसा बोला था 2 साल का रखो, लेकिन मैंने 5 साल का सोच लिया था। लेकिन अब ओके। ये 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में मैं कौन सा ऑप्शन करूं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जी। पेंटिंग एक कॉमन शब्द है सबके लिए। बिल्कुल। सिर्फ और कॉमर्शियल वो सुना हुआ शब्द नहीं होता है। बिल्कुल। तो पेंटिंग वो कॉमन शब्द था, तो मैंने पेंटिंग में टिक लगाया और 5 साल में टिक लगाया। ओके। और फिर उसी टाइम पे तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी। अब तो मेरिट पे एडमिशन होता है, लेकिन उसी टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम हुई मेरी, और एंट्रेंस में भी मैं पास हो गया। और जी। ऐसे करके मैंने 5 साल का जो डिप्लोमा, जी। जो कोर्स है वो पेंटिंग, वो मैंने वल्लभ विद्यानगर से किया। ओके। आपने एमएस कब ज्वाइन किया था? एमएस मैंने नहीं, मैंने मास्टर भोपाल से किया, अभी अभी जो नर्मदा कॉलेज और ओके। राजा अ, राजा अ, मानसिंह क्या, तोमर? मानसी तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ओके, ये ग्वालियर से। तो ओके। उसके जो भोपाल में नर्मदा कॉलेज से मैंने एमएफए किया। ओके। ओके। तो मतलब तो बेसिकली ये मेरी जर्नी थी, लेकिन बेसिकली पिताजी ही रहे बोलिए। जो आपको मोस्ट इंस्पायर करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कोई और उसके बाद शिक्षक? विद्यानगर में आके जो हम्म। प्रोफेसर जो हमारे थे, भानुभाई दुधात, जी। अजीत पटेल, भरत मोदी, रणवीर सिंह चौहान, ये सब जो जी। हमारे गुरु समान थे। और खास करके भानुभाई दुधात ने अलग अलग जगह पे जाके लैंडस्केप करवाए। और वीकेंड में हम लोग सैटरडे संडे बहुत सारे लैंडस्केप मैंने फाइन आर्ट्स में शुरू में हम लोगों ने बहुत लैंडस्केप ऑन द स्पॉट बहुत किया, जिसको मैं ओके। ऐसा के अभ्यास का वर्क समझता हूँ। उसके बाद क्रिएटिव जो होना है वो हम लोग कॉलेज में जो स्टूडियो वर्क करके जो करते थे, हम्म। वो काम वो काम हम लोग क्रिएशन करते थे। बिल्कुल। तो ऐसे टीचरों का प्रभाव आपके ऊपर रहा शुरू में? बिल्कुल बिल्कुल। उस, ओके। उसके बाद और कुछ जैसे फाइन आर्ट्स। बोलिए। जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या होता है शुरू में कॉलेज में जब हम आते हैं तो बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे अलग-अलग विधाओं में काम कराते हैं। तो आपने जब पेंटिंग लिया तो उसमें म्यूरल व दूसरी चीज़ें भी उस समय थी? तो मेरा जो फाइनल में मैंने क्रिएटिव एंड फिगरेटिव ओके। वो सब्जेक्ट रखा था, क्योंकि मुझे बाद में फाइनल में आते आते समझ में आ गया था कि जी। पेंटिंग में आगे बढ़ना है, अगर कुछ नाम कमाना है। नो डाउट हुँ। उसमें पोर्ट्रेट म्यूरल वगैरह रहता रहता है, जी। लेकिन पेंट मैंने फिगरेटिव और अ, ये जो क्रिएटिव और फिगरेटिव, ये 2 सब्जेक्ट रख के मैंने मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट किया। उसी टाइम ओके। पे मेरे वडोदरा के फ्रेंड थे जो रतिलाल हुँ। कांसोदरिया, हुँ। हुँ। वो लोग वो चाहते थे कि मैं एमएफए ज्वाइन करूं, लेकिन इकोनॉमिकल स्थिति की वजह से, अगर मेरी वजह से मैं अगर फाइन आर्ट्स एमएफए ज्वाइन कर लूं और वो सीट मुझे मिले, लेकिन मैं कंटिन्यू ना करूं तो एक सीट वेस्ट जाए, ये वो समझ के मैंने आगे जो एमएफए का मेरा जो प्लान था वो नहीं किया।
उसी टाइम पे मुझे रतिलाल भाई कांसोदरिया ने मुझे गुलाम मोहम्मद शेख के साथ मीटिंग भी करवाई, और वो बहुत अच्छी तरह से चाहते थे कि मैं एमएफए ज्वाइन करूं। लेकिन थोड़ा समय ऐसा था कि मुझे थोड़ा कमाना जरूरी था। मेरे जो उसी टाइम के प्रिंसिपल कला केंद्र कॉलेज के नरेंद्र अमीन थे, उसने उसी टाइम पे मुझे टीचर शिक्षक बनने के लिए बोला कि तुझे अभी जरूरत है, नौकरी कर और उसके साथ तू काम भी कर। तो उसी टाइम पे बाजू में ही धर्मज, उसमें जगह थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट बनना है। थोड़ा अभी कुछ साल कमा लूंगा, फिर आगे प्रोफेशनल वर्क करूंगा। लेकिन स्थिति ऐसी आई कि मैं तुरंत चला गया था मुंबई। मुंबई में कुछ मैंने कॉमर्शियल काम भी किया। उसी टाइम में के हैबर साहब को भी मिला था। हैबर साहब आए थे विद्यानगर हमारा एनुअल डे के टाइम पे एज ए गेस्ट। तो मेरे काम से वो प्रभावित हुए थे। तो उसने बोला था जब भी मुंबई आना तो मुझे मिलना। तो मैं हैबर साहब को मिला, श्याम बेनेगल साहब को भी उसी टाइम पे मिला था मैं मुंबई में, और थोड़ा कॉमर्शियल काम किया। फिर भी तब ऐसा लगा कि मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है, तो मैं वापस गुजरात आया, और मैंने धर्मज में जो हमारे प्रिंसिपल कह रहे थे वो जगह, और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैं धर्मज में एज ए शिक्षक ज्वाइन हुआ। और आज भी मैं शिक्षक ही हूँ। जो मैं ऐसा समझ रहा था कि मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, शिक्षक में मैं बंधा हुआ हो जाऊंगा, फिर भी आज मैं राजकुमार कॉलेज राजकोट में एज ए फैकल्टी हूँ आर्ट डिपार्टमेंट में, और काम कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो लोग है ना मतलब अपने शिक्षक कर्म के साथ वो लोग अपने काम भी करते हैं बहुत अच्छे से और अच्छे फील्ड में नाम भी है। तो अब हम आपके स्लाइड शो के साथ आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और काम के साथ बात करेंगे तो वो ज़्यादा जो ये चैनल जो है बहुत सारे स्टूडेंट लोग देखते हैं, तो वो भी उनको भी एक आइडिया बेसिक जो एक आर्टिस्ट के काम के पीछे का होता है वो उसी के लिए हम लोग ये प्रेजेंटेशन के साथ इस बातचीत को रखते हैं। तो ये कौन से समय के कॉलेज समय के काम है ये? सर ये मेरा रूम है, कमरा है, जो मैं ओके। विद्यानगर में हॉस्टल में रहता था। जहाँ जी। कोने में मेरा बेड है, और ऊपर कबोर्ड है, कबोर्ड के हुक में मेरे कपड़े लटक रहे हैं। और बाजू में मिस मेरे बेड के ऊपर एक कबोर्ड, कपड़े, पीछे विंडो है, और ऊपर पेंटिंग मेरी लगी हुई है, आगे मेरा टेबल है। लेकिन इसमें मैंने जो छोटे छोटे पॉइंटिज्म से काम किया है। मैं उसी टाइम पे पॉइंटिज्म, छोटा छोटा स्ट्रोक जो बेंद्रे साहब लगाते थे, उसको देख के मैं, मेरा पेंटिंग में वाटर कलर में है। तो विद्यानगर में करीब मैंने 1988 का एक मेरा वाटर कलर में पेंटिंग है, हैंडमेड पेपर। और ये भी, इसमें भी स्ट्रोकिज्म, छोटे छोटे स्ट्रोक है। और इसमें मतलब क्यूबिज्म का भी थोड़ा इसमें मैंने वो किया है। और ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट को मैंने वाटर कलर ऑन हैंडमेड पेपर बनाया है, जो विद्यानगर के बाजू का गांव है। ये भी आनंद के बाजू का एक गांव है, हार्डगुड करके गांव है। उसमें हम ऑन द स्पॉट एक वर्क किया है। ये मेरे बहुत शुरू के 1988 का काम है। एकेडमिक टाइम के काम है ये सब? हाँ, एकेडमिक काम है बिल्कुल। ओके। ये ये बिल्कुल जहाँ अलग मैं, है उससे, बहुत ही खूबसूरत हाँ काम है ये। ये अलग है। ये मैं एक दूसरी जगह पे रहता था, फैन के वहां रहता था, तो उसके टेरेस पे जाके मैंने ये फुल साइज ट्रेस किया है। मैंने हैंडमेड पेपर फुल साइज का जो वाटर कलर के स्ट्रेचर आता है उसमें स्ट्रेच करके वाटर कलर में ऑन द स्पॉट किया। ये भी 1989 का वर्क है मेरा।
और भी ये भी सेम जगह दूसरे दूसरे एंगल से मैंने किया है। मैंने लैंडस्केप काफी किया है, और वाटर कलर और ऐसे फुल स्ट्रेस में फुल इंपीरियल साइज के पेपर में वर्क किया है, एकेडमिक वर्क। वही जब आपने वो भेजा था ना बहुत सारे काम, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन से काम रखूं कौन से काम नहीं, क्योंकि इतने सारे तो काम थे और वो सारे मैं चीज हम भी, स्लाइड्स में रखते तो 1 घंटे से ऊपर चला जाता, और उसके बाद हाँ ये स्ट्रीम बिल्कुल। यार्ड है ना, वो परमिट नहीं करता इतनी देर तक ये करने के लिए। नहीं बिल्कुल, मैं भी कंफ्यूज था कि कौन सा काम अच्छा है तो भेजू, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप मेहनत नहीं करो। ये नहीं बिल्कुल, और वो हो गया फटाफट ये चीजें। और दूसरा इसमें एक अलग तरह का प्रोस्पेक्टिव दिखता है, जैसे एक फोरग्राउंड में दिखता है, हाँ, बैकग्राउंड में दिखता ये है एक और। मॉनसून, ये जो अ, हमारे एग्जाम में टॉपिक होता है मॉनसून, और तो मैंने एक प्रैक्टिस किया था कि मॉनसून का पेंटिंग कैसा होना चाहिए, तो ये मॉनसून है। और इसमें भी एक पोस्टर कलर में, हैंडमेड पेपर पोस्टर कलर में, और इसमें भी मैंने डोटिज्म, मैं पहले डोटिज्म के ऊपर काम करता था। ओके, एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में नॉइस खूब हो रही है, तो इसलिए मैं अपना साउंड बंद कर दे रहा हूँ बीच बीच में। ये ये, काफी सारे मतलब वॉश जैसा ये लैंडस्केप है, क्या ये वॉश है या हाँ, ये जो एक। वॉश नहीं है, लेकिन वॉश जैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये मैंने आबू में, ये मेरा वर्क है 2002 के आसपास का वर्क है ये। आबू में ऑन द स्पॉट वर्क किया था, लैंडस्केप वाटर कलर। आबू के और इस तरह के दृश्य तो बहुत सारे थे, कम से कम 20-25 काम थे। हाँ, ये सर्किट हाउस है, गुजराती सर्किट हाउस, उसके बिल्कुल सामने ओके। का, ये भी उसके आसपास का ही, आबू का ही है ओके। वाटर कलर। हाँ, हाँ। ये ये मैंने किस समय एक के। ब्लैक एंड वाइट 2006 के आसपास का कृष्णा की एक छोटी सीरीज मैंने बनाई है, हम्म। जिसमें ब्लैक एंड वाइट ही वर्क किया है। ओके। और जो आप अभी राधा आपका कृष्ण। रिसेंट रिसेंट सीरीज चल रहा है, जैसे ये पैर वाले मूवमेंट पे, ये मेरे ख्याल से ये, ये अभी वाले मूवमेंट के हैं। हाँ, मैंने वो गलती से पहले नहीं रख दिया है वो। नहीं नहीं, ये 95 में मैंने ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। छोटे बच्चे अगर बड़े लोगों का वो कड़ा पहन के, जब हम छोटे ओके। होते हैं ना तो बड़े लोग गरबा करते, हमारे गुजरात में गरबा फेमस फोक डांस है, जो गुजराती को रिप्रेजेंट करते हैं, गरबा। तो मैंने सोचा, जब मैं फाइन आर्ट्स करके बाहर आया, तब मैंने सोचा कि मुझे अगर एक मेरा अपनापन, मौलिक वर्क दिखाना है, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट में काम करूं। तो मैंने एक गरबा सब्जेक्ट सुना, और उसमें मैंने, क्योंकि मेरे में जो कमियां थी वो भी मैं करेक्ट करूं, तो एनाटॉमी की जो मेरी थोड़ी कुछ कमियां थी, तो मैंने काफी गरबा का जो पेंटिंग किया वो बिल्कुल कमर के नीचे से का भाग का किया, ऊपर जो हाथ मुंह वगैरह नहीं किया है, कमर के नीचे का पार्ट किया। उसमें मैंने ये बताया कि बच्चे बड़े लोगों को देख के जब गरबा खेलते तो बड़े लोगों का कपड़ा पहन लेते, बड़े लोगों का गहना पहन लेते, तो इसमें पाँव बच्चों का है, और जो वो कड़ा पहना है वो बड़ों का है, तो पाँव के हिसाब से वो बड़ा लग रहा है, तो बच्चे गरबे की तैयारी कर रहा है। और ये 95 में मेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट काम हुआ था। अभी भी मैं रिसेंट में भी मैं थोड़ा कुछ ऐड करके यही गरबा बनाता यही हूँ। सीरीज पे ही आप काम कर रहे हैं हाल फिलहाल। अभी मैं यही सीरीज पे काम, ओके। ये भी एक गरबा का ही है, जिसमें ऊपर नीचे पिजन है। ये भी हाँ। पाँव के, हाँ, ऊपर नीचे पिजन को बताया है, और गरबा उसमें एक खंडेर जगह पे गरबा हो रहा है, गरबा की प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, हाँ। ये ये पाँव लिखो की है। अलग, ये इंक वर्क है, पेन ओके। वर्क है। हाँ, लेकिन पाँव के अलग अलग मुद्राएं इसमें मैंने रखी है। हम्म।
ये देखिए मेरी दूसरी सीरीज है और बर्डन ऑफ एजुकेशन है। उसमें मैंने कभी कभार एजुकेशन के साथ बर्डन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिखाया। तो हम्म। ये देख के आपको पता चलेगा, एक रिक्शो है, रिक्शो में बच्चे भरे हैं। भर के मैं जाते हैं, हाँ, हमेशा पाँव पानी का पाँव बॉटल। हाँ पाँव ही दिखाता हूँ, बाकी का पार्ट कम दिखाता हूँ। तो पाँव से पता चलेगा कि ये ओवरलोडेड रिक्शो है। बाजू हम्म। में स्कूल बैग भी है, वाटर बैग भी ओके। है। और इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को भरा है और ओवरलोड, जो बर्डन ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें है। बिल्कुल। ये, ये मेरी ये भी प्रिंट गरबा थोड़ी सीरीज बिगड़ी का है। हुई है। हाँ, गरबा सीरीज है, गरवी गुजरात इसका मैंने टाइटल दिया था। हम्म। इसमें थोड़ी प्रिंट फोटो और पेंटिंग तो सही होगा, लेकिन पेंटिंग का जो फोटो, पेंटिंग तो मेरी बिक गई। मेरी तब ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज जो गरबा की थी, हम्म। जब मैंने एग्जीबिशन किया था कंटेम्पररी आर्ट गैलरी में 1995 में। ओके। तो मेरा कुछ 25 पेंटिंग थे, उसमें से मैं 24 लेके आया था। बाकी सारे बिक गए थे। 24 बिक गए थे, एक पेंटिंग में एक लेके आया वापस था। लेके, ओके। हाँ, तो ये सारे ये कहाँ पेंटिंग मेरे हुआ था बिक गए। एग्जीबिशन? अहमदाबाद कंटेम्पररी आर्ट गैलरी में हुआ था ओके। 1996 में, 95 में। ये सीरीज कब का है? ये 2009 की सीरीज है। इसका मैंने वन मैन शो किया था केरला, एर्नाकुलम ओके। में, जो ओके। गुजरात गवर्नमेंट के ललित कला ग्रांट लेके हम्म। काम किया ये अच्छा अप्रोच है यहाँ पे। था। गुजरात एक्रेलिक में ये कलर। चीजें बहुत अच्छी हैं कि यहाँ जो सोलो शो व ग्रुप शो के लिए ग्रांट मिलता है। बाकी दूसरी जगह मैंने ऐसा नहीं देखा है, होगा बट मुझे हाँ, पता नहीं है ठीक से। हाँ, ये गुजरात के लिए अच्छा है कि ललित कला अकादमी ये बाहर के लिए, राज्य के बाहर के लिए ग्रांट देती है। और लोकल अगर गुजरात में एग्जीबिशन करना है तो उसकी अलग से ग्रांट मिलती है। वो अच्छा है। आप सही बोल रहे हैं। ये मैं सेल्फ पोर्ट्रेट है, मेरा बचपन का ये फोटो है। अगर ये बड़ा हो सकता, बड़ा नहीं हो पाएगा, स्लाइड शो है इसलिए। और कॉर्नर में मैंने स्टैम्प जैसा बताया, वो ये भी मेरा पेंटिंग 2011 का है। तो उसी टाइम पे जो मैं जैसा था वैसा स्टैम्प में दिखाया है। और वो बिल्कुल मैं बचपन में, करीब मैं 5-6 साल का होगा तब का है। तो ये दोनों को मिला के मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। ये सीरीज बहुत खूबसूरत है, जो बच्चों वाली सीरीज आपने ये किया है ना, ये भी उसी टाइम का है ना? हम्म। ये जो बच्चे वाली सीरीज जब मैंने बनाई, मेरा एक फ्रेंड है बिपिन सिनोल, हम्म। जो अहमदाबाद में है, शायद अगर आप जानते हो। ओके। तो मैं फाइन आर्ट्स करने के बाद, ऐसा जरूरी नहीं कि फाइन आर्ट्स में ही हम काफी कुछ सीखते हैं, मैं विपिन से भी सीखा हूँ। विपिन ओके। सिनोल मेरा फ्रेंड है, और उसके पास, उसके स्टूडियो स्टूडियो में जाया करता था। और काफी चीज मैं विपिन के पास रह के सीखा हूँ। ओके। नहीं, वाकई तो इसका इसमें कलर भी देखिए, में जो एक अट्रैक्शन है, विजुअल इतना इसका इतना स्ट्रांग है। इसमें देखिए बच्चे की जो मुद्रा है बैठने की, वो ऐसा बता रहे हैं कि बर्डन जो पढ़ाई है वो कंपलसरी एग्जाम के अगले दिन जो बच्चा पढ़ता है, तो वो जबरदस्ती पढ़ता है, इंटरेस्ट से नहीं। जैसे उसको कोई दुनिया का बड़ा वेट, उसको जिम्मेदारी दे दी है, वो दिखाया है। और वो 20वें महीने वो रिक्शो भी बताइए, तो कैसे बैठ के बच्चे जाते हैं। जो रेड बेल्ट में जो मैंने बताया है, तो जी। रिक्शो है। तो हमारा जो इवेल्यूशन सिस्टम है, इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का इवेल्यूशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चे का हम कुछ सब्जेक्ट ही पैरामीटर में काउंट करते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो। लेकिन हर एक इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसी स्किल पड़ी है कि जो 100% वो उसमें काबिलियत कर पाता है। लेकिन एजुकेशन में, हमारा एजुकेशन ऐसा है कि हम उसको 100% स्किल जो है, फॉर एग्जांपल आर्ट है, म्यूजिक है,
डांस है, स्पोर्ट्स है, उसमें अगर वो आगे जाता है तो हम उसका बाकी सब्जेक्ट में कम है तो हम उसको परसेंटेज वही काउंट करते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट में कम है। ये सब्जेक्ट वाला बिल्कुल परसेंटेज काउंट करके उसको हम शो नहीं करते। इसलिए कई बार बच्चे को शर्मिंदा होना पड़ता है, उसमें स्किल अच्छी होगी तो भी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं शिक्षक होने के बाद, और नॉट ओनली शिक्षक, शिक्षक के बाद जब मैं पेरेंट्स बना, जब मेरा बेटा पढ़ने लगा, और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे से हम कितना ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। भले मैं समझता हूँ, मैं पेंटिंग के द्वारा बताता हूँ, फिर भी एज ए पेरेंट्स हमारी उम्मीद बच्चों से कम नहीं होती है। हम बच्चे से कुछ न कुछ, इससे भी, उसमें जो होता है ना, उससे भी ज्यादा हम चाहने लगते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करे, या तो कभी कभार हम गलती से कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे का देखिए कि इतना अच्छा कर रहा है, मेरा बेटा ये नहीं कर रहा है। तो हम जो एज ए पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट कंपटीशन में रह के बच्चे के ऊपर इतना दबाव डालते हैं। आज देखिए जी कोरोना की वजह से हम कंपेयर वो करते हैं कि कितनी इकोनॉमिकल स्थिति हमारी डाउन हुई, लेकिन मैं कंपेयर वो करता हूँ कि जो बच्चों की मानसिक स्थिति कोरोना में जितनी डाउन हो गई, जो हमारे पास जो ट्रेजर है, अभी जो जी बेज है, जो वो डाउन हुआ है, उसका आज तक किसी ने नोंद नहीं लिए कि मानसिक स्थिति, कई लोगों को साइक्राटिस्ट की जरूरत, मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ने लगी कई बच्चों को। बिल्कुल। तो ये पूरी स्थिति है। बिल्कुल। इसमें देखिए, मैंने काइट फ्लाइंग, बच्चा जो वो मजा लेता है ऐसी सब एक्टिविटीज में, कई हम्म। बच्चे इसमें भी 10% मीन्स इतना अच्छे से काइट फ्लाइंग करते हैं, ढाबे में दौड़ते हैं, और जैसे सर्कस में बच्चे दाव पेच लगाते, ऐसे दाव पेच नीचे, कितना ऊपर नीचे बड़ी खाई होती है, फिर भी वो डरते नहीं, और बिल्कुल आकाश में ध्यान रख के वो काइट फ्लाइंग करते हैं। बिल्कुल, ये खतरों के भी एक खिलाड़ी स्किल है, जैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। खतरों के खिलाड़ी भी। इसमें भी मैंने वही बताया कि बच्चों की जो मुद्रा होती है ना, पाँव की और हाथ की, हम अगर उसका बॉडी लैंग्वेज देखे तो ये सारी चीजों में बच्चों को, तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि हमारा एजुकेशन हो जाए कि बच्चों को जैसे काइट में मजा आता है, दूसरी चीजें एक्टिविटी में मजा आता है, तो उसके साथ साथ एजुकेशन रिलेट हो जाए और बच्चों को आनंद आने लगे। इसमें हमें कहना नहीं पड़ता है। वाक़ई। ये पेपर वर्क्स है, कैनवास है, इसके ये टेक्सचर भमरड़ा बहुत है, खूबसूरत टेप। है। ओके। हम्म। नहीं, ये जो सरफेस है, ये पेपर है, कैनवास है ये? मेरी आवाज़ आ आपकी रही है? आवाज में मुझे थोड़ा, आवाज में प्रॉब्लम आने लगी। ओके। आप अगर ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं तो वो हेलो। निकाल दीजिए, आप थोड़ा क्लोज़ आ जाइए। हाँ बिल्कुल। अब आपकी आवाज क्लियर है। मैं ये बोल रहा था, ये जो पेपर वर्क है या फिर कैनवास वर्क है ये? और कैनवास है, एक्रेलिक ऑन कैनवास, ओके। 2x2 का पेंटिंग है। हुँ, हुँ। ये हम्म, ये सीरीज़ कब का है? ये जो ये सीरीज 2015 की है मेरी। और जी। ये इसमें मैंने, मेरा दूसरा ये भी है कि मैं गांधी जी के ऊपर, सरदार के ऊपर, और जो नेशनल लीडर जितने भी हो, उसमें जो खूबियां थी वो भी मैं आगे जाके काम करने वाला हूँ। ऐसा एक पूरा एक ही ये लीडर के ऊपर काम करूँ ऐसा नहीं, सारे लीडर के ऊपर काम करूंगा। लेकिन इसमें देखिए मैंने नरेशन भी यूज किया है कि गांधी जी जो थे तो गांधी जी की एक्टिविटीज क्या थी, वो सोसाइटी को क्या मैसेज देते थे। ऐसा आगे जाके मेरे जो पेंटिंग्स है
उसमें वो भी मैंने लेने की ट्राई की है कि जो मेला उठाना, एजुकेशन, स्त्री जी। को वो इक्वलिटी देना, ये सब गांधी जी की सोच थी। वो सारी मैंने वो दिखाने की मैंने ट्राई की है पेंटिंग के थ्रू। ये सरदार पटेल है, उसके साथ गांधी जी। इसमें भी अंदर इसके पूरे बॉडी में, फेस में मैंने नरेशन यूज किया है, लेकिन ये छोटा पेंटिंग दिख रहा है इसलिए दिखाई नहीं देगा। अंदर अगर क्लोज करके देखेंगे तो गांधी जी की एक्टिविटीज है कि जैसे पूरा इंडिया का ट्रैवलिंग ट्रेन से करना, इकोनॉमिक ट्रैवल करना, जो भी है सादगी से पूरा अपना जीवन निकालना, ये सारी चीजें मैंने अंदर ली है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट जैसा है तो दिखाई नहीं देगा। ये भी एक्रेलिक ऑन कैनवास। इसमें भी ये सरोजिनी नायडू और महात्मा जी है। इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो ये जो इन तीनों को जो फांसी मिली है वो भी है। एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देना और बाल विवाह का जो बंद करना, ये सारी चीजें, अछूत छूत का वो भेदभाव मिटाना, ये सब कुछ अंदर मैंने लिया है। इसमें जो टेक्स्ट टेक्स्ट आप यूज करते थे, वो लिखा हुआ टेक्स्ट यूज करते थे आप, कि उसको पीछे अंदर छोटे छोटे पार्ट्स नहीं में नहीं, कुछ अलग अलग? अंदर 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 इलेस्ट्रेशन जैसा जो, ओके ओके हाँ, लिखा हुआ कुछ नहीं, ओके लेकिन अंदर जो पूरी स्टोरी जैसा है। ओके, अगर समझ गया। पेंटिंग करीब से देखेंगे हाँ। तो ओके। ये गांधी जी और कस्तूरबा, इसमें भी वो सारी बातें हैं पेंटिंग हाँ के हाँ, अंदर। ये ये बहुत मेरा बड़ा एक, काम है। ये बहुत बड़ा काम है। वैसे वर्टिकल हाइट 17 फीट है और जी। ब्रेथ जो है वो 7 फीट है। तो इतना ओके। बड़ा काम सिंगल एक ही कैनवास में वर्टिकल करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने नीचे जमीन पे लगा के काम किया था। एक्रेलिक कलर है कैनवास के ऊपर। जी। तो हमारी एक जगह थी मल्टीमीडिया, तो उसमें नीचे एक्टिविटी है, बच्चे आर्ट कर रहे, बीच में हम्म। जो बीच वाला फ्लोर है उसमें म्यूजिक, डांस, योगा वगैरह है। ऊपर में कंप्यूटर का वो है डिपार्टमेंट। तो ये पूरा ऐसा मैंने एक 17 फीट हाइट वाला बड़ा पेंटिंग किया। इसका मैं जूम पार्ट, ये शायद हाँ जूम पार्ट है उसका। हाँ, जो ऊपर का पार्ट है जिसमें ओके। कंप्यूटर के बीच वाला पार्ट है, जिसमें म्यूजिक, डांस, योगा वगैरह चल रहा है। मैं मेरा एक मन में प्रश्न आ रहा है, 80s के टाइम पे जो आप लोगों का कॉलेज टाइम था, उस टाइम के बहुत सारे कलाकार हैं जो इस तरह के टेक्निक, इस तरह के जो आप लोग फिगर यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसा एक बोलते हैं ना कि अभी का दौर जो है एकदम कंटेम्प्रेरी है, और पहले का दौर था जो फिगरेटिव में एक मतलब एक अलग तरह का उसमें आइडेंटिटी दिखती थी। तो वो चीजें आज भी इसमें दिखती हैं। ये कब का काम है? ये 2019 का है, 1920 का। ओके ओके। अभी का है। ये देखिए, योगा, योगा की मुद्रा है बीच वाले हम्म। पार्ट में। ये निर्भया का पेंटिंग है। ये मुझे मुझे हर एक करंट टॉपिक मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। अभी देखिए, कोरोना का भी मैंने पेंटिंग बनाया है, कोरोना का और भी पेंटिंग बनाना है। मैं कभी कभार सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करता हूँ, फिर उसका वो करना रह जाता है। अभी जो
युद्ध चल रहा है, यूक्रेन वाला, वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मैं करंट टॉपिक में, मुझे पता है पेंटिंग में बेचने के लिए करता हूँ और कोई लेंगे भी नहीं इस टाइप के पेंटिंग। फिर भी मेरे दिमाग में जब असर करता है ना, निर्भया का जो पेंटिंग था मैंने बनाया, तब ऊपरा ऊपर काफी घटनाएं इंडिया में बनी। तो ये जो मैंने बताया है कि कुछ अवावरू जगह जो मिस फॉरेस्ट जैसी जगह में लड़की का वो है, और इस साइड में मैंने निर्भया की माँ की आंखें बताई है, उसके जो एक्सप्रेशन है वो बताया है, और लेफ्ट साइड में है जो फांसी बताई है। तो उसकी माँ को नो डाउट ये जुडिशियल डिसीजन दे देता है कि उसको फांसी मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी माँ को ऐसा है कि अभी भी एक इतनी लड़कियां या दिकरी ये ऐसी होती ही रहेगी, इसका निर्णय, आखिरी निर्णय कब होगा। ये सारी चीजें मैं निर्भया, मैंने काफी करंट टॉपिक पे काम किया, सर्जिकल ये वाकई स्ट्राइक। क्या होता है, आर्टिस्टों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे समाज में जब हम रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आते हैं जो मतलब बहुत सारे, एक आर्टिस्ट बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो जब ये चीजें लोगों के सामने आती मैंने, हैं, देखते हैं लोग, तो उसका मेंटली बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? मैंने बिल्कुल, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तब भी मैं सोच रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तो हम्म, भिखारी को क्या फर्क पड़ेगा। और सही ये बात। भी एक मैंने पेंटिंग बनाई है कि भिखारी हंस रहा है कि कितने ही बड़ी मजाक हो रहे हैं कि लोगों ने जो संग्रह किया था पैसा वो सब जीरो हो गया। तो भिखारी तो हंसता ही रहा है। तो ये भी बिल्कुल। मैंने एक पेंटिंग बनाई है। हाँ, हाँ। ये पेंटिंग मेरे, हाँ, ये जो पेंटिंग, जो आगे की पेंटिंग मैंने क्रेन से ओके, उठा के लगाई। ये वाली। ये पेंटिंग जो है वो तो बहुत बड़ी, मेरी लाइफ की बड़ी पेंटिंग है, ये रेप्लिका है, हाँ, हाँ। लास्ट सफर, जी। जिसमें ये 30 फीट लेंथ है और 7 फीट हाइट है। ओके। उसमें मैंने काफी कुछ ऐड भी किया है, नीचे का पोर्शन कितना समय लगा जो था भी इसको ऐड, बनाने में? इसमें 1.5 साल लग गया था। जो कोरोना टाइम में मैंने ये भी काम, जब जब मुझे स्कूल तो वैसे बंद ही थी, ये कोई कमीशन वर्क तो था? बच्चे नहीं आते थे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कमीशन वर्क नहीं था, मैंने मेरी ओके। कॉलेज में लगाया, अच्छा, डाइनिंग अच्छा। हॉल में। ओके। तो मटेरियल वगैरह कॉलेज ने प्रोवाइड किया, तो मुझे लगा कि मैं कोई एक बड़ा काम करूं। हाँ, हाँ। तो काफी कुछ मैंने ऐड भी किया है, दोनों साइड स्टिल लाइफ ऐड किए हैं, और ओके। काफी जो रेप्लिका जैसा भी है और कुछ ऐड भी किया है मैंने। नहीं, और वाकई लास्ट एक सफर, कॉलेज का वातावरण भी दिख रहा है, एक कैंटीन का, एक हॉल का हाँ वातावरण भी है। हाँ, वाकई बहुत ये खूबसूरत बहुत, काम है। अच्छा, ये इससे अब पता चल रहा है उस काम की हाइट कितनी थी। हाँ, ये एक क्रेन, पहले हमें ऐसे ही चढ़ाना लगाना था तो 20-25 लोगों ने ट्राई किया, नहीं उठा, तो फिर क्रेन से इसको वहां ऊपर ले जाना पड़ा। ओके, ये कहाँ का है? ये भी राजकुमार कॉलेज में ही लगाया। ओके। ये ये जो काकरिया कार्निवल जो गुजरात हम्म। विद्यापीठ की वॉल पे है, ये मैंने ऑन द स्पॉट वहाँ वॉल पे काम किया, ओके। अहमदाबाद में। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि जो नए विद्यार्थी हैं, आप तो विद्यार्थियों को रेगुलर आप पढ़ाते हैं व शिक्षा देते हैं, उन नए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि ये चैनल में है ना, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के, जैसे जबलपुर, धार, मध्य प्रदेश के ऐसे 4 कॉलेजेस हैं, अलग अलग जगह के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके इधर पोरबंदर तक और जम्मू से लेके केरल तक। तो बहुत सारे लोग देखते हैं, गया के लोग देखते हैं, उदयपुर के लोग देखते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई मैसेज?
मैं जो आप देना चाहें उन विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को? मैसेज आज देना चाहता हूँ कि एक तो शॉर्टकट ना करे, हम्म, स्टडी वर्क, ये सारे स्टडी से गुजरे। आजकल लोग मॉडर्न आर्ट के पीछे काफी स्टडी वर्क भूल जाते हैं। मॉडर्न आर्ट बहुत जरूरी है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करने से पहले काफी स्टडी वर्क से गुजरना पड़ेगा। काफी साल के बाद जब बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, सारे माध्यम, सारे एकेडमिक विषय का जब लोग एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, बड़े होके एब्स्ट्रैक्ट करे, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, आजकल टेक्निकल जो माध्यम है, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसका यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसका नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ स्केचिंग बहुत जरूरी है। अगर स्केचिंग नहीं होगा तो दिमाग नहीं चलेगा। और आर्ट, हमारा जो फाइन आर्ट्स है, वो दिमाग तब चलता है कि आप बहुत सारा स्केचिंग करो। अभी मैंने कोई जगह पे ऐसा सुना था कि आप क्रिएटिव तब बन सकते हो कि आप पूरा एबीसीडी रट 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 के एबीसीडी को भूल जाओ। इतना रटो, इतना रटो, इतना घुटो कि आपने क्या रटा क्या घुटा, और जब आप भूल जाएंगे ना, तब आप में से एक अमृत निकलेगा। लेकिन आपने एबीसीडी स्टार्ट ही नहीं किया और अमृत का आप ध्यान ख्याल रखेंगे तो ये नहीं होगा। इसलिए शॉर्टकट जो आज बच्चे कर रहे थे, कॉलेजेस में रेगुलर नहीं जाते, और ये गुरु परंपरा, ये जो कोई भी आर्ट है, गुरु गुरु परंपरा से चलती है। बिना प्राध्यापक, बिना शिक्षक आप कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। गूगल ए ओवरऑल नहीं है, यूट्यूब ए पूरा ज्ञान नहीं है। आपको टीचर के पास, प्राध्यापक के पास जाना ही होगा, उससे सीखना होगा। इसलिए यूट्यूब, गूगल से न सीखो, क्योंकि यूट्यूब, गूगल ये शॉर्टकट है। तो ये मैं आज के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आपका गुरुजी के पास, कोई व्यक्ति के पास, उससे अच्छी तरह से पूरा ज्ञान लेके फिर आप कलाकार बनिए। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रेस में आने के लिए तुरंत एग्जीबिशन भी करना जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल। पूरा मैच्योरिटी डेवलप करो, एक अच्छी थीम पे काम करो, ओन क्रिएशन करो, मौलिकता अपनी अपनी सिग्नेचर बनाओ अपने काम में, जो आपका काम देख के किसी को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति का काम है। तब आगे जाके आप एग्जीबिशन करो, ऐसा करो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे स्टडी वर्क को भी एग्जीबिशन कर देते हैं, और पेपर वाले प्रसिद्धि में मीडिया वाले लेते हैं। तो ये ठीक है, अच्छा है, ले लेते हैं, लेकिन उसको पता चलना चाहिए, उसके गुरुजी अगर बोले कि आप एग्जीबिशन करो, ये करो, तो बात सही है। तो ये मेरे आजकल जो महाविद्यालय, कला महाविद्यालय के विद्यार्थी है, वो जो खास करके पेंटिंग के, ग्राफिक्स के जो विद्यार्थी है, जरूर आगे आए, लेकिन हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, करना होगा। वाकई बहुत और महत्वपूर्ण है ये बात, कि वाकई स्केचिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दौर होता है और रेगुलर काम करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, समय देना बहुत ज़रूरी है। और अंत में आप इस एनोटॉमी, चैनल के हाँ, आजकल हाँ लोग बोलिए। एनाटॉमी और फिगरेटिव से भागते हैं, लेकिन जी, ये अगर फिगरेटिव और एनाटॉमी अगर कला से निकल गया, तो जैसे हम कोई बचेगा। स्ट्रीट बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, अगर उसमें जीवंत वस्तु नहीं आप रखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। एनिमल है, ह्यूमन बीन है, उस जी, वो जीवंत चीज अंदर होनी बहुत जरूरी। जो हमारे टाइम पे हमारे गुरुजी वगैरह हमें बताया करते थे कि ठीक है, आप स्टिल बनाओ। वही तो स्टिल लाइफ का महत्व है कि स्टिल मैन ऑब्जेक्ट के साथ आप नेचर भी रखो, और उससे बिल्कुल, आप कंपोजिशन कंपोजिशन के एलिमेंट सीखो। व्हाट इज द कंपोजिशन, पहले वो सीखो। व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द प्रोपोर्शन। ये सारी चीजें सीखने के बाद, अभ्यास करने के बाद, अगर आप आगे जाके आप एब्स्ट्रैक्ट जैसे सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो अच्छी बात है। अभी से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और मॉडर्न आर्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल। नहीं समझता हूँ कि
बिल्कुल, ये बहुत ही करेक्ट बात है कि कॉलेज में रहते हुए कॉलेज के जब आप कॉलेज खत्म करते हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और मेरे ख़्याल से कॉलेज के खत्म करने के साथ भी आप 2-3 साल ऐसे प्रैक्टिस होती रहती है या करते रहते हैं। रेगुलर समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी काम हो उसके लिए और ख़ासकर अपने आर्ट फ़ील्ड में तो रियाज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो या फिर कला विधा। तो बहुत ज़रूरी है रियाज़ करना, एवरीडे रियाज़ करना। और अंत में हम जानना चाहेंगे कि ये चैनल के बारे में आप अपने जो चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए गोविंद जी, आप काफी टाइम से चैनल चला रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ इसके माध्यम से। मुझे भी कभी कोई कमियां, कुछ नई नई चीजें सीखने मिलती है। कई कलाकारों को, दुनिया भर के कलाकारों को कुछ सीखने मिलता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये चैनल के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो देख रहे हैं, ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें कमेंट्स भी कीजिए कि आगे जाके ये आपको क्या हेल्प कर रहे हैं। ऐसा अगर कमेंट नहीं मिलेगा तो ये जो चैनल है उसको क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, दूसरे लोगों को इससे क्या जानने मिला, वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी दर्शक है इसको कमेंट जरूर करें। धन्यवाद गोविंद बिल्कुल, जी। बिल्कुल कमेंट के और ज़रिए आप पता चलेगा कि आप लोगों को बातचीत कैसे लगी और उन सेल्फ टॉट जो आर्टिस्ट हैं, जो लोग कहीं कॉलेज में नहीं जा पाए हैं या वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग भी ज़रूर देखें वीडियोज़ को क्योंकि अनुभव से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि क्या होता है कि प्रैक्टिस मतलब कॉलेज में जाके बहुत सारे लोग नहीं कर किए हुए होते हैं, बट फिर भी उनको आर्ट में इंटरेस्ट रहता है। बट ये सब नॉलेज जो है, ये सब आप बातचीत सुनने से ही आएगा कि ये बिल्कुल। एक चीज़ का तो इसमें बहुत सारे ऐसे करीब 200 से ज़्यादा आर्टिस्टों के टॉक हैं। हर आर्टिस्ट का अलग-अलग जर्नी है, वो सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी और उन दर्शकों का भी बहुत-बहुत बाय। धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। नमस्कार, थैंक यू जय सो हिंद। मच। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।